हेलो नमस्कार मेरे डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी के गद्य खंड के तीसरे चैप्टर यानी कि संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण जी, उसके सभी लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले आपको आंसर लिखने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझा करें, उसके बाद आप इसका आंसर को याद करें या लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूँगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा जनसंघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। वो कहते हैं कि बात मैं सबका सुनूंगा लेकिन फैसला मेरा होगा। इस फैसले को सभी को मानना होगा। जयप्रकाश नारायण आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर करते हैं और कहते हैं कि तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है जब यह क्रांति सफल हो जाती है, और नहीं तो आपस की बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिकी प्रवास का परिचय दे। इस अवधि की कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि जयप्रकाश नारायण का प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुआ था। 1921 ईस्वी की जनवरी महीने में पटना कॉलेज में वे ISC के छात्र थे। उसी समय वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर असहयोग किया और असहयोग के करीब 1.5 वर्ष ही मेरा जीवन बीता था कि मैं फूलदेव साहेब वर्मा के पास भेज दिया गया। मैं प्रयोगशाला में कुछ करो, यानी कि मुझे भेज दिया गया था प्रयोगशाला में कुछ करने के लिए और सीखो। मैं हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला इसलिए नहीं लिया क्योंकि विश्वविद्यालय को सरकारी मदद 19 सम मिलती थी। बिहार विद्यापीठ से परीक्षा पास की। बचपन में स्वामी सत्यदेव के भाषण से प्रभावित होकर अमेरिका गया। ऐसे में कोई धनी घर का नहीं था, परंतु मैंने सुना था कि कोई भी अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ सकता है। देखिए, आपको जो है ना, सबसे पहले प्रथम बात आपको याद रखना है कि क्वेश्चन को आपको याद करना है और इसका आंसर देखिए, अगर आप कम से कम 2 लाइन याद कर लेते हैं ना तो समझिए आप इसका आंसर पूरा आप लिख लेंगे अपने मन से। इसलिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देख लेंगे तो इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आप उसको आसानी से डील कर पाएंगे। तो इसलिए आपको क्वेश्चन समझ करके कम से कम 2 लाइन इसका याद करना बहुत जरूरी है। आप उसको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आप जोड़ सकते हैं कि मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। अमेरिका के बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहां जानवर मारे जाते हैं, जहां उन कारखानों में काम किया। जब वे यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही तब वे छुट्टियों में काम कर इतना कमा लेते थे कि 2-4 विद्यार्थी सस्ते में खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रहते थे। रविवार की छुट्टी नहीं बल्कि 1 घंटा रेस्टोरेंट में, होटल में बर्तन धोया या वेटर का काम किया। बराबर 2-3 वर्षों तक 2-3 लड़के एक ही रजाई में सोकर पढ़े थे। जब BA पास कर गए तो स्कॉलरशिप मिल गए। 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गए। डिपार्टमेंट में ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे। अमेरिका प्रवास में जयप्रकाश नारायण के कैलिफोर्निया, बर्कले, विलिंगसन
मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इस तरह अमेरिका में इसका प्रवास हुआ। देखिए अभी हर एक चीज़ का व्यवस्था है, फिर भी विद्यार्थी को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उन महान पुरुषों को याद कीजिए जिन्होंने काम करके बर्तन धो करके पढ़ाई किया, और आज उसका रचा हुआ इतिहास हम लोग दिन रात रट्टे मार करके याद करते हैं। तो डिसाइड आप करें कि आपको कैसा बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। इसका उत्तर लिखना है कि जयप्रकाश ने लेनिन से सीखा था कि जो देश गुलाम है या जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्गों वर्ग के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, आपने तो आइसोलेट नहीं रहना चाहिए। जयप्रकाश देश की आज़ादी के खातिर कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि कांग्रेस देश का नेतृत्व कर रही थी। सॉरी, थोड़ा टिपिंग में मिस्टेक हुआ है, क्योंकि उस समय क्या था, हमारे देश में कांग्रेस ही उसमें नेतृत्व कर रहा था ना आज़ादी के लिए। तो इन्हीं सब कारणों से जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ के आधार पर सप्रसंग स्पष्ट करें। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो है ना, ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है। आपको कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन 2 को पूछेगा, सप्रसंग व्याख्या करें, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो पाठ के आधार पर सप्रसंग व्याख्या स्पष्ट करें। प्रथम क्वेश्चन है कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण से ली गई है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के शीर्षक संपूर्ण क्रांति जिस से लिया गया है, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ से लेकर के और हेडलाइन आपको तो पूरा अच्छा से आपको रट ही लेना है। जैसे यहाँ लिखा है प्रस्तुत पंक्तियाँ महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ से या भाषण से लिया गया। अगर आप इतना अच्छे से लिख देते हैं, समझिए आपका आधा काम हो गया। और उसके बाद फिर इन्हीं क्वेश्चन में से आपको छांट करके समझिएगा आपको समझाना है। तो फिर आगे लिखेंगे, इन पंक्तियों में जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र के दुश्मनों का वर्णन किया है। जयप्रकाश तत्कालीन सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए यह बातें कहते हैं। प्रसंग यह है कि एक पुलिस के उच्चाधिकारी ने कहा कि नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तब जयप्रकाश नारायण यह सोचते हैं कि यह सारा जयप्रकाश नारायण के लिए क्यों होता है, उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है। क्यों लोगों को रोकते हैं आप, जनता से घबराते हैं आप, जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप। आपकी हिम्मत की पटना आने से लोगों को रोक ले। आप यहाँ लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। यदि सरकार यह सब करने से रोकती है तो वह सरकार के क्या है, निकम्मेपन और नीचता का प्रतीक है। ये जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि अब दूसरा क्वेश्चन है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे आप कि प्रस्तुत वाक्य लिखेंगे कि प्रस्तुत वाक्य प्रकाश यानी कि जयप्रकाश नारायण के भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के कुछ ऐसे मित्र थे जो चाहते थे कि जेपी और इंदिरा
जी में मेल मिलाप हो जाए। इसी प्रसंग में जेपी ने कहा कि उनका किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वह इंदिराजी हो या कोई और। उन्हें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत गलत होंगे, चाहे वह कोई भी करे, वे विरोध करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बापू और नेहरू की किस विशेषताओं का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि जेपी ने अपने भाषण में बापू और नेहरू जी की विशेषताओं का उल्लेख किया है। जयप्रकाश कहते हैं कि जब हम नौजवान थे तब उस ज़माने में यह ज़रूरत होती थी हम लोगों की कि बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात, और बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, समझते थे। जेपी कहते हैं कि जवाहरलाल मुझे मानते बहुत थे, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, परंतु उनकी कटु आलोचना भी करता था, लेकिन बड़प्पन था कि वे बुरा नहीं मानते थे। अक्सर वे हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना। उसके साथ जो भेदभाव था वह परराष्ट्र की नीतियों को लेकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो इसका आंसर लिखेंगे कि हमारी नज़र में भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इन गलत नीतियों के कारण भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम जनता का नहीं निकलता है। बगैर रिश्वत दिए सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षण संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो लोक कल्याणकारी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो। दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। तो उसका उत्तर लिखेंगे कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की निम्न अपेक्षाएं हैं। प्रथम अपेक्षाएं क्या है कि सभी संघर्ष समितियां मिलकर चुनावों में अपना उम्मीदवार खड़ा करे अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाए उनमें से किसी को मान्य करे। दूसरा था कि चुनावों में इन समितियों द्वारा खड़ा किया जो भी उम्मीदवार जीते उसके भावी कार्यक्रमों पर नज़र रखने का काम ये समितियां करेंगे। और तीसरा था कि यदि कोई प्रतिनिधि गलत रास्ता चुनता है तो ये समितियां उनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेगी। और चौथा था कि इन संघर्ष समितियों का काम केवल शासन से संघर्ष करना ही नहीं, बल्कि समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। पांचवा था उसका मुख्य पॉइंट कि इन समितियों का कार्य सभी अफसरों तथा कर्मचारियों में विद्यमान घूसखोरी के विरुद्ध संघर्ष करना भी होगा। और छठा था कि जिन बड़े बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्त की है उनका विरोध भी ये समितियां करेंगी। और आगे है कि गांवों की तरह तरह के अन्याय होते हैं, वे समितियां उन अन्यायों को भी रोकेगी।
देखिए इसमें जो है ना आपको कम से कम 2-3 पॉइंट आपको जो है ना याद करना पड़ेगा। अगर आप 2-3 पॉइंट याद कर लेते हैं, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा आ जाएगा तो बस आपको 3-4 पॉइंट लिख देना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा आ जाएगा तो ये सारे बात आप लिखेंगे बना बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना किस सबसे प्रिय अंश चुनें और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा। तो कहते हैं कि इस भाषण में हमारा, उसका उत्तर है कि इस भाषण में हमारा सबसे प्रिय अंश निम्नलिखित है। मित्रों, अमेरिका के बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहां जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं। 1 घंटा रेस्टोरेंट में, होटल में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया तो शाम को रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया, किराया कहाँ से मकान का हमको आया। बराबर 2-3 लड़के, कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी, कमरे में एक चारपाई पर मैं और कोई ना कोई अमेरिकन लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। इतवार के दिन या कुछ ऑड टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम, शू साइन पार्लर में उससे ले करके कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। वहाँ जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गए, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया, डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा तो कुछ आराम से रहा। इस बीच में इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गलतियां देते हैं। यह अंश हमें सबसे अधिक प्रभावी इसलिए लगा क्योंकि इसमें एक विद्यार्थी के कठोर परिश्रम और शिक्षा प्राप्ति के प्रति सच्ची लगन का चित्रण है। जयप्रकाश नारायण जी ने विदेश में रहकर किन कठिनाइयों के बीच अपनी पढ़ाई की, यह मार्मिक अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है, उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित है। प्रथम है, चुनाव को पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। दूसरा है कि चुनाव पर होने वाला खर्च कम करना चाहिए। तीसरा है कि गरीब उम्मीदवार को चुनाव में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। चौथा है कि मतदान प्रक्रिया स्वच्छ और स्वतंत्र हो। और पांचवा है, उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ वास्तव में हो। और इसमें आप 4-5 पॉइंट ऐड करेंगे कि चुनाव के बाद मतदाताओं का अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश हो। और 7वां है कि जन संघर्ष समितियों आम राय से जनता के लिए सही उम्मीदवार का चयन करे। ये सारा पॉइंट आपको नोट करना है, इसमें आपको नंबरिंग देना है 1-2 करके। इस टाइप से अगर आप देते हैं तो आपका मार्क बहुत अच्छा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। इसका आंसर लिखेंगे, निधन के दिन दिनकर जी जेपी से मिले थे। उसी रात्रि में वे जेपी के मित्र रामनाथ जी गोयनका, यानी कि वो था इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, के घर पर मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। सारी व्यवस्था थी वहां पर, सभी डॉक्टर सब तरह से तैयार थे। दिनकर जी फिर भी जिंदा नहीं रह पाए, उसी रात उसका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इससे आगे जो है ना संपूर्ण क्रांति भाषा की बात है, इसको जो है ना आप लोग अपने से लिख सकते हैं। और आपसे क्वेश्चन करेगा कि संपूर्ण क्रांति पाठ के सारांश को लिखिए। ये आपके 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें पूछेगा, उसमें देगा, किसी भी पाठ का दे देगा।
तो आपको संपूर्ण क्रांति पाठ के सारांश लिखना है कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के भाषण का एक अंश है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनशक्ति पटना से प्रकाशित है। इनका भाषण संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन के विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई, न वैसा कोई प्रेरक भाषण हुआ। अपने भाषण के प्रारंभ में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा कि हमें स्वराज तो मिल गया, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफ़ी संघर्ष करने होंगे। भाषण के क्रम में उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया। नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों जाना है, कठिन परिश्रम करने हैं, त्याग करने हैं। जेपी ने कहा कि अभी समाज में भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे दानव वर्तमान है, उनसे हमें लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा। इसके लिए जनता को तैयार रहना होगा। आंदोलन, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि आंदोलन को सफल बनाने हेतु उन्होंने युवाओं को आगे आकर नेतृत्व करने की सलाह दी। उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया। लोगों के आग्रह पर उन्होंने आंदोलन के नेतृत्व का दायित्व अपने कंधों पर ले लिया। उन्होंने जनसंघर्ष समितियों का गठन किया। जेपी ने अपने भाषण में अमेरिकी प्रवास की बात कही है। अमेरिका में वे मजदूरी कर पढ़ते थे। पढ़ाई के क्रम में वे घोर कम्युनिस्ट बन गए। जमाना लेनिन का था, अतः लेनिन के विचारों से प्रभावित थे। लेनिन के मरने के बाद वे घोर मार्क्सवादी बन गए। अमेरिका से लौटकर वे कांग्रेस में दाखिल हो गए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं गए? इसका कारण उन्होंने देश की गुलामी माना। जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी, उस सभा को विफल बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, इसकी भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की है। लोगों को ट्रेन से उतारा गया, लाठियां चलाई गई। जेपी ने इसे लोकतंत्र पर कलंक माना। वे उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं जो शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। वे इंदिरा जी की चर्चा करते हैं। उनके अनुसार उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उनकी गलत नीतियों से है, उनके गलत सिद्धांतों से है, उनके गलत कार्यों से है। भाषण के क्रम में वे बापू एवं जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हैं। वे गांधी जी का विरोध भी करते हैं, क्योंकि वे घोर कम्युनिस्ट जो थे। नेहरू जी को वे बड़े भाई कहा, यानी कि वे भाई कहा करते थे। अपने भाषण में वे नेहरू की विदेश नीति के विरोध की चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय नीति पर उनका नेहरू जी से कोई मतभेद नहीं था। भाषण के क्रम में उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा की है, लेकिन जेपी आंदोलन में वह दल विहीन लोकतंत्र की घोषणा नहीं करना चाहते थे। वे जनता की भावनाओं के विरुद्ध जाना नहीं चाहते थे। भाषण के क्रम में केवल उन्होंने मार्क्सवाद की चर्चा की है। साम्यवाद एवं दलविहीन एवं राजविहीन समाज में संबंधों की चर्चा जेपी ने की। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। देश का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक बदलाव ही संपूर्ण क्रांति है। इस संपूर्ण क्रांति को लाने में जनसंघर्ष समितियों की भूमिका की चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की है। उनके अनुसार दलविहीन संघर्ष समितियां ही विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करेगी। साथ ही जनप्रतिनिधियों पर इन संघर्ष समितियों का ही नियंत्रण होगा। जनप्रतिनिधि निरंकुश न हो, इसका ध्यान जन समितियों को रखना होगा। ये संघर्ष समितियां स्थायी रूप से कार्य करेगी। साथ ही ये समितियां केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए कार्य करेगी। ये सब पॉइंट आप जो है ना उसमें नोट करेंगे। इसमें देखिए आपको ये सारे बातें कहानी के तौर से
एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आप इस वीडियो को सुन करके आप याद कर लेंगे और जितना अभी तक आपने जयप्रकाश नारायण जी के विषय में जाने हैं सबको उसमें आप छाप देंगे। अब थोड़ा सा इसके जीवन परिचय यानी कि लेखक जयप्रकाश नारायण जी के जीवनी के विषय में जानते हैं। इसका जीवन परिचय को थोड़ा समझते हैं क्योंकि आपके बिहार बोर्ड इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो जयप्रकाश नारायण भारत के एक प्रमुख विचारक, क्रांतिदर्शी नेता तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर सन 1902 के दिन उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैले गांव सिताब दियारा में हुआ था। अपने जन्म पक्षधरता के कारण ये लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी माता का नाम फुलरानी तथा पिता का नाम हर्षुदयाल था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए। इसके बाद उन्होंने पटना कॉलेज पटना में प्रवेश लिया, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दी। सन 1922 में ये शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ इन्होंने बर्कले, कैलिफोर्निया, विस्कॉन्सिन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया, लेकिन मां की अस्वस्थता के कारण ये पीएचडी न कर सके और स्वदेश लौट आए। सन 1929 में ये कांग्रेस में शामिल हो गए और सन 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। इनके बाद उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। सन 1939 तथा 1943 ईस्वी में जेल गए। सन 1942 के आंदोलन में इन्होंने विशेष प्रसिद्धि मिली। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद ये सक्रिय राजनीतिक से अलग हो गए। सन 1954 में ये विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में शामिल हो गए। सन 1965 में इन्हें समाज सेवा के लिए मैक्सेस सम्मान प्रदान किया गया। आपसे क्वेश्चन करेगा मैक्सेस सम्मान से संबंधित कौन है, या जेपी को मैक्सेस सम्मान कब दिया गया, तो 1965 में दिया गया। अब नेक्स्ट लिखेंगे कि इसके बाद इन्होंने सन 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। इस कारण ये लोकनायक कहकर पुकारे गए और युवाओं के प्रतीक बन गए। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और कई राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की अपील की, जिसका जनता पर व्यापक असर हुआ। लेकिन अब इनका शरीर जवाब देने लगा था। ये गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए थे। अस्वस्थता की स्थिति में ही 8 अक्टूबर 1979 के दिन इनका निधन हो गया। भारत सरकार द्वारा इनके अतुलनीय योगदान के लिए इन्हें सन 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब इसकी रचनाएं क्या क्या है, इन्होंने क्या क्या रचनाएं की, तो जयप्रकाश नारायण कोई साहित्यकार न थे। ये तो भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक तथा स्वाधीनता सेनानी थे। इन्होंने कुछ एक रचनाएं भी लिखी जो निम्नलिखित है। प्रथम क्या है, रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडिया पॉलिटी। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ कविताएं लिखी जैसे डायरी तथा निबंध भी प्रकाशित है। साहित्य विशेषताएं इसका क्या क्या था, तो जयप्रकाश नारायण एक समाज सुधारक तथा श्रेष्ठ नेता थे। इन्होंने बड़े पैमाने पर साहित्य सृजन नहीं किया, अपितु कुछ एक रचनाएं भी लिखी। इनके साहित्य में इसके चरित्र में उपलब्ध विशेषताएं विद्यमान है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने तीसरे चैप्टर संपूर्ण क्रांति के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और लेखक परिचय थे सबको हमने एक्सप्लेन किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।